मुल्ला और भिखारी की भीख में लॉटरी का खेल। शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़क पर दो चीजें रोज देखने को मिलती थीं। एक, मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पुरानी घोड़े की गाड़ी में बैठकर कुछ न कुछ सोचते हुए गुजरते, और दूसरी, चौराहे पर बैठा वही बेतरतीब दाढ़ी वाला, फटी कमीज और टूटे कटोरे वाला भिखारी, जो हर आने जाने वाले को ऐसी निगाहों से देखता जैसे कह रहा हो, तू तो देख ले, भगवान देख रहा है। एक दिन मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाते हुए भिखारी को देखा और ठहर गए। ओ मौलाना, भिखारी ने चिल्लाकर कहा, किस्मत आजमाओ, 1 रुपया दो और बदले में मेरी मुस्कान लो। तेरी मुस्कान में अगर सोने की खान छुपी है तो जरा दिखा तो सही, मुल्ला बोले। भिखारी ने अपनी टूटी हुई दांतों वाली मुस्कान फैलाई, जो ज्यादा डरावनी लग रही थी बजाय दिल जीतने के। मुल्ला ने एक सिक्का उसकी कटोरी में डालते हुए कहा, इस मुस्कान के साथ अगर किस्मत भी पलटे तो बताना। क्यों नहीं? भिखारी ने आंख दबाते हुए कहा, एक सौभाग्यशाली लॉटरी टिकट मेरे पास है, आज ही खरीदा था। भूखा था तो खाना छोड़ टिकट ले लिया। अगर तू चाहे तो मैं तुझे आधे में भागीदार बना लूं। मुल्ला को तो ऐसे ही तिकड़मी खेल पसंद थे। अरे वाह, तू तो बड़ा व्यापारी निकला, क्या स्कीम है? भिखारी ने आंखों में रहस्य भरते हुए कहा, लॉटरी की ड्रॉ शाम को लगेगी। अगर इनाम निकला तो आधा तेरा आधा मेरा, लेकिन अभी 2 रुपये और दे दे, क्योंकि एक सिक्के में लॉटरी का आधा हिस्सा नहीं मिलता। मुल्ला ने हंसते हुए अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले, एक उसे दिया और दूसरा वापस जेब में डालते हुए बोले, ठीक है, भाग्य आजमाते हैं, लेकिन याद रख, अगर इनाम नहीं निकला तो मुस्कान वापस चाहिए। भिखारी हंसा, साहब, इनाम तो निकलेगा ही, मगर कौन जाने किसे मिलेगा। शाम को मुल्ला ने पूरे मोहल्ले में यह बात फैला दी कि वह अब लॉटरी पार्टनर हैं। कुछ लोग हंसे, कुछ लोगों ने जलन भरी निगाहों से देखा। आखिर किस्मत सबको कहां मिलती है? घड़ी की सुइयां शाम के 6 बजाते ही रुक सी गईं। लोग रेडियो पर कान लगाए बैठे थे, और जैसे ही नंबर पढ़े जाने लगे, भिखारी का मुंह खुला का खुला रह गया। 4, 2, 7, 5, 1, 9। ठीक वही नंबर, वही टिकट। लोगों की भीड़ भिखारी के चारों ओर जुट गई। मुल्ला ने आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे किसी ने उन्हें झाड़ू पकड़ाते हुए कह दिया हो कि इससे अब उड़ान भरनी है। भिखारी रोते हुए खड़ा हुआ, मौलाना देखो, इनाम लग गया, 1 लाख। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मुस्कान सच में सोने की हो गई। भाई, आधा तेरा आधा मेरा, भिखारी ने घोषणा की। कल ही इनाम लेने चलेंगे। अगली सुबह मुल्ला गधे को चमकाते हुए, मूंछों में ताव देते हुए भिखारी का इंतजार कर रहे थे, पर भिखारी का कहीं अता पता नहीं था। पूरा दिन गुजर गया और मुल्ला का दिमाग अब फुल वोल्टेज पर जल रहा था। या अल्लाह, ये तो साफ साफ धोखा है, उन्होंने सोचा। मगर तभी पास के बर्तन वाले ने कहा, मौलाना, वो भिखारी तो सुबह ही घोड़े की गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गया। नया कुर्ता पायजामा पहने, चमकती चप्पलें पहने। मुल्ला ने गधे की लगाम खींची और कहा, तैयार हो जा, आज एक ठग को नंगा करना है। खोज की शुरुआत मुल्ला ने पूरे शहर में खबर फैला दी। अगर कोई भिखारी नया सूट पहनकर मिठाई बांटते हुए दिखे तो मुझे खबर करे। साथ ही यह भी जोड़ दिया, अगर सूचना सही निकली तो उसे मैं अपनी टोपी दूंगा, जिसमें अब तक 5 मंत्री मूर्ख बन चुके हैं। शाम को एक नाई दौड़ता हुआ आया। मौलाना, वो रहा, कोतवाली के पास, गुलाबी पायजामा पहने, केसरिया रेशम की शर्ट में। मुल्ला गधे पर चढ़े और 5 मिनट में वहां पहुंचे। भिखारी अब किसी नवाब से कम नहीं लग रहा था। जलेबियां बांट रहा था और हर आने जाने वाले को नमस्ते कर रहा था। मुल्ला ने उसकी ओर इशारा किया, अरे भैया, भाग्य के लॉटरी वाले, अब तो मेरी बारी है आधा लेने की। भिखारी मुस्कुराया, वही टूटी दांतों वाली मुस्कान, मगर अब उसमें आत्मविश्वास की चमक थी। मौलाना, किस लॉटरी की बात कर रहे हो? उसने पूछा। कोई गवाह है? मुल्ला का चेहरा पल भर के लिए फीका पड़ा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जेब से कुछ कागज निकाले। गवाह नहीं, मगर सबूत है। देख, यह सिक्का जो मैंने तुझे दिया था, और यह रसीद जो तूने लॉटरी की टिकट खरीदने के बाद फेंक दी थी।
मैंने उठाई थी। देख नंबर, पॉड ईजो 7513। भिखारी का चेहरा ऐसे मुरझाया जैसे किसी बच्चे के गुब्बारे में किसी ने सुई मार दी हो। मगर ये तो। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। और मुल्ला ने जोड़ा, तूने खुद कहा था कि आधा हिस्सा मेरा है। इतने गवाह हैं इस चौराहे पर। लोगों ने हामी भरी। भिखारी ने माथा पीट लिया। हाय, मुझसे क्या गलती हो गई? अगर तू चुप रहता तो मैं तेरे नाम भी मिठाई भिजवा देता। तू भेज देता और मैं क्यों लेता? मैं खुद लेने आया हूं। मुल्ला बोले और उसकी पगड़ी खोल ली। चलो कोतवाली, देखते हैं वहां किसकी किस्मत चमकती है। कोतवाली में नाटक। कोतवाली में इंस्पेक्टर पहले तो हंसे, फिर बोले, मगर टिकट किसके नाम पर है? भिखारी ने जेब से टिकट निकाली। अब उसका नाम दर्ज था, रफीक उर्फ रफू बाबा। मुल्ला मुस्कुराए। रफू बाबा ने तो जब टिकट खरीदी थी तब अपने पास पैंट भी नहीं थी। अब देखिए, यह नया नाम भी बाद में लिखा गया है, स्याही ताजा है। इंस्पेक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, ये तो जांच का मामला बनता है। भिखारी ने पसीना पोंछा। साहब, मुल्ला को आधा दे दो, मगर मुझे जेल मत भेजो। मुल्ला को? इंस्पेक्टर ने चौंकते हुए पूछा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जेल गया तो वो मेरे गधे को जेल अधीक्षक बना देगा। मुल्ला ने ठहाका लगाया। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी घोड़े की गाड़ी मांगूंगा जो उसने मेरा नाम काटकर मैं के अंपा का अपने नाम रजिस्टर करवा दी है। अब बात घोड़े की गाड़ी तक पहुंच गई थी। अदालत का दिन। अदालत में हाजिर हुए। एक तरफ रफू बाबा, दूसरी तरफ मुल्ला नसरुद्दीन। न्यायाधीश ने दोनों को देखा और बोले, तो ये लॉटरी की भीख वाली कहानी है? जी, दोनों ने एक साथ कहा। न्यायाधीश मुस्कुराए। अब फैसला एक शर्त पर होगा। टिकट की असली रसीद और खरीदी का समय कौन साबित कर सकता है? मुल्ला ने जेब से एक और कागज निकाला। उस दुकान की रसीद जहां से टिकट खरीदी गई थी, उस पर भिखारी का अंगूठा लगा था और नीचे मुल्ला का दस्तखत, जो उन्होंने मजाक में ही सही लेकिन किया था। वाह, न्यायाधीश बोले, मुल्ला, तुम्हारी चतुराई को सलाम। अब भिखारी ने हार मान ली। ठीक है, आधा इनाम मुल्ला का। मुल्ला मुस्कुराए। सिर्फ आधा नहीं, घोड़े की गाड़ी भी मेरी। भिखारी ने सिर झुकाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही मुल्ला इनाम लेकर अदालत से निकले, सामने एक और आदमी खड़ा मिला। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर नकाब था। मुल्ला नसरुद्दीन? हां भाई, कौन हो? मैं उस टिकट का असली मालिक हूं, और तुम्हारे पास जो रसीद है वो असली नहीं। मुल्ला की आंखें छोटी हो गईं, मुस्कुराहट गहरी हो गई और वो बोले। मुल्ला का नकली टिकट और असली चाल। सामने खड़े उस रहस्यमयी नकाबपोश को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी मूंछों को हल्का सा ताव दिया, मानो कह रहे हों, शेर को पंजे दिखाने चला है बकरी। तो मियां, मुल्ला बोले, तुम कह रहे हो कि असली टिकट तुम्हारे पास है? नहीं, नकाबपोश ने कहा, असल टिकट तो वही है जो तुम्हारे पास है, लेकिन उसे खरीदा मैंने था। उस दिन जब दुकान से टिकट निकला, मैंने 2 खरीदे थे। एक गिर गया और किसी ने उसे उठा लिया। वही टिकट बाद में रफू बाबा के हाथ लगा और अब तुम्हारे पास पहुंच गया। मुल्ला ने आंखें थोड़ी संकरी की, फिर पूछा, और इसका कोई सबूत? हां। नकाबपोश ने जेब से एक पुराना फटा हुआ कागज निकाला। टिकट का जोड़ा, जिस पर क्रम संख्या था 4 देखो, उसने कहा, तुम्हारे टिकट का नंबर है पारडालो 75 और मेरे पास है उसका जोड़ा जो उसी वक्त छपा था। मुल्ला कुछ क्षण शांत रहे। उनके आसपास भीड़ इकट्ठा हो रही थी। अब मामला सिर्फ इनाम का नहीं था, सम्मान का हो गया था। तो इस जोड़े के सहारे तुम दावा करोगे कि टिकट तुम्हारा था? मुल्ला ने पूछा। बिल्कुल, नकाबपोश बोला। मैं उस दिन की दुकान की फुटेज भी निकाल चुका हूं। भीड़ से कोई चिल्लाया, अरे भाई, अब तो मुल्ला फंस गए। पर मुल्ला नसरुद्दीन कोई आम आदमी नहीं थे।
उन्होंने आंखें उठाईं और गधे की पीठ पर हल्की थपकी दी। शाबाश, अब खेल शुरू करते हैं, उन्होंने बुदबुदाया। सच्चाई की खोज मुल्ला सीधे उसी लॉटरी टिकट वाले दुकानदार के पास पहुंचे। नकाबपोश भी पीछे पीछे आ गया। मियां दुकानदार, मुल्ला बोले, तुम्हारी दुकान से 2 टिकट निकले थे, 4DU7519 और 427522, है ना? दुकानदार ने रजिस्टर देखा, माथा खुजाया और बोला, हां, 2 ही टिकट थे उस दिन बचे। एक किसी फटे हाल आदमी ने लिया था और दूसरा कौन? नकाबपोश चिल्लाया। माफ करना साहब, दुकानदार बोला, आप नकाब में हैं, मैं चेहरा देखे बिना कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, नकाबपोश ने नकाब हटाया। जैसे ही चेहरा सामने आया, मुल्ला की भौहें उठ गईं। ये वही तिकड़मी मंसूर था जो पहले भी नकली दस्तखतों के केस में पकड़ा जा चुका था। मियां मंसूर, मुल्ला बोले, तुम फिर किसी और की मेहनत पर हक जमाने आए हो? मैंने कुछ नहीं किया, मंसूर बोला, बस सबूत लाया हूं। मुल्ला ने दुकानदार से कहा, क्या तुमने उस दिन टिकट देते समय नाम लिखा था? हां साहब, दुकानदार बोला। फोर्ट चियो 75 और 19 पर अंगूठा लगाया था एक भिखारी ने, रफू बाबा, और नीचे किसी ने दस्तखत किया था, नसरुद्दीन। तो क्या यह मंसूर उस दिन आया था? मुल्ला ने पूछा। दुकानदार ने मंसूर को ध्यान से देखा, फिर बोला, नहीं, यह तो उस दिन कहीं नजर नहीं आया। भीड़ हंसी और मंसूर का चेहरा उतर गया। अदालत का अंतिम फैसला अब फिर से अदालत में मामला पहुंचा, लेकिन इस बार दस्तावेज पुख्ता थे, गवाह सशक्त और तिकड़मबाज मंसूर बेनकाब। न्यायाधीश ने गुस्से में कहा, मंसूर, तुम्हें पहले भी फर्जीवाड़े के लिए चेतावनी दी गई थी, अब यह लॉटरी घोटाले में तुम फिर पकड़े गए हो। मंसूर चिल्लाया, मगर मैं तो सिर्फ। बस, न्यायाधीश ने डांटा, तुम्हें 1 साल की सजा दी जाती है, दूसरों की कमाई पर हाथ मारने की कोशिश करने के लिए। फैसला सुनते ही भीड़ में तालियां बजने लगीं। कुछ ने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन जिंदाबाद, और कुछ ने गधे की भी पीठ थपथपाई। मुल्ला की आखिरी चाल सभी लोग अदालत से बाहर निकल रहे थे। तभी रफू बाबा, जो अब सादा कपड़ों में था, आगे आया और बोला, मौलाना, आपसे एक बात कहनी है। कहो, मुल्ला बोले। सच कहूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ आधा बांटेंगे, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मुल्ला मुस्कुराए, किसी को ऊपर उठाने के लिए उसे लात नहीं, हाथ देना चाहिए। तो क्या अब आधा हिस्सा मुझे मिलेगा? रफू बाबा ने संकोच से पूछा। नहीं, मुल्ला बोले। रफू बाबा चौंक गया। क्या? क्योंकि आधा हिस्सा तुम्हारा नहीं, तुम्हारा पूरा हक़र है, और तुमने मेरे साथ जो बांटने का वादा किया था वो मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। यह पूरी रकम तुम्हारी है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रफू बाबा फूट फूट कर रो पड़ा। मगर आप क्यों? मुल्ला ने गधे की लगाम खींची और बोले, क्योंकि आज मुझे समझ में आया, सबसे बड़ी लॉटरी पैसा नहीं, इंसान की अच्छाई होती है, और तुझमें वो बची हुई है, अब उसे गंवा मत देना। एक भिखारी जो सिर्फ पेट भरने के लिए जिंदा था, जब इंसानियत और ईमानदारी से मिला तो उसका जीवन ही बदल गया। मुल्ला नसरुद्दीन की इस चाल में कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ वो करुणा थी जो बड़े दिल वालों में होती है। दौलत बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है, और जो दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ ले, वही असली बुद्धिमान है। अगली कहानी, जब मुल्ला ने चप्पल पहनकर आसमान नाप दिया, शहर भर में एक अजीब सी चर्चा फैल गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने चप्पल पहनकर आसमान नाप लिया। लोग पहले तो हंसे, फिर चौंके, और फिर दौड़ पड़े मुल्ला के घर की ओर। हर गली में यही शोर था, मुल्ला ने यह कैसे कर लिया? अब आप सोच रहे होंगे कि आसमान नापने की बात कोई कैसे मान ले, लेकिन यह कोई और शहर नहीं था। यह था वही शहर जहां हंसी और हैरानी का नाम ही मुल्ला नसरुद्दीन था। तो हुआ कुछ यूं, एक दिन सुबह सुबह मुल्ला अपनी पुरानी चप्पलें लिए नाई की दुकान पर पहुंचे। नाई बाल काटते हुए बोला, मुल्ला, ये चप्पलें अब नहीं चलेंगी, फेंक दो। देखो, एड़ी से जमीन दिख रही है और आगे से उंगलियां बाहर। मुल्ला ने कहा, नाई मियां, ये चप्पलें इतनी साधारण नहीं हैं, तुम जानते नहीं, इन्हीं चप्पलों में मैंने एक दिन चांद की सैर की थी।
दुकान में बैठे लोग ठहाके लगाने लगे। अरे मुल्ला, अब तो हद हो गई, चांद की सैर भी चप्पलों में। मुल्ला मुस्कुराए। तुम लोग हंस रहे हो, मगर ये चप्पलें ही वो साधन हैं जो इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं, बशर्ते पैर मुल्ला के हों। भीड़ फिर हंसी, लेकिन दोपहर तक यही बात किसी ने बढ़ा चढ़ाकर ऐसी फैलाई कि शाम तक यह बात नवाब के कानों तक पहुंच गई। नवाब साहब, जो बातों से जल्दी ऊब जाते थे, वे झट से बोले, मुल्ला को बुलाओ और पूछो आखिर इस आसमानी चप्पल की हकीकत क्या है। मुल्ला हाजिर किए गए। उन्होंने सलाम ठोका और कहा, हुजूर, आपने याद किया? नवाब ने मुस्कुराते हुए पूछा, सुना है तुमने आसमान नाप लिया? मुल्ला गंभीर हो गए। जी हुजूर, नापा भी है और मापा भी है। कैसे? नवाब ने पूछा। और क्यों? क्यों? क्योंकि शहर में हर कोई यह जानना चाहता था कि इंसान की सीमा कहां तक है, और जब कोई यह काम नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही शुरू करूं। और ये चप्पलें? नवाब ने पूछा। हुजूर, ये वही चप्पलें हैं जिन्हें पहनकर मैंने पहले गरीबी नापी, फिर दर दर की ठोकरें खाईं, फिर झूठों की अदालत में खड़ा हुआ, फिर सड़क किनारे की धूल में चला। तो मैंने सोचा कि अब इन चप्पलों को वो सम्मान मिलना चाहिए जो आकाश से ऊंचा हो। नवाब मुस्कुराए। मुल्ला, मुझे तो लग रहा है कि ये चप्पलें तुम्हारे साथ साथ पगला भी गई हैं। हुजूर, मुल्ला बोले, आपके शहर में सिर्फ तलवारें ही ऊंचाई तय नहीं करती, कभी कभी चप्पलों की भी उड़ान होती है। अच्छा, नवाब ने कहा, तो फिर सबूत लाओ। अगर तुम सच में आसमान नाप आए हो तो उसका कोई प्रमाण तो होगा। मुल्ला ने जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। हुजूर, ये रहा सबूत, मेरे कदमों की ऊंचाई आसमान तक। नवाब ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे कदम और आसमान की ऊंचाई? जी। मुल्ला बोले, हर रोज सुबह मैं इसी चप्पल को पहनकर छत पर जाता था और छत पर खड़े होकर हर दिशा में हाथ फैलाकर कहता, अब और ऊंचा जाना है। धीरे धीरे मेरे इरादे ऊंचे होते गए और चप्पलें घिसती गईं। जब तक चप्पलें पूरी घिस न गईं, मैं आसमान के और करीब होता गया। आज जब ये पूरी तरह घिस गईं, मुझे एहसास हुआ, अब मैं जमीन से नहीं, सोच से ऊपर हूं। दरबार में खामोशी छा गई। तो तुम कह रहे हो, नवाब ने धीरे से पूछा, कि इंसान अपने इरादों की ऊंचाई से आसमान छू सकता है? बिल्कुल, मुल्ला बोले, लेकिन शर्त यह है कि वो चप्पल पहनने लायक हो और सोच उड़ान भरने लायक। अब नवाब के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, मुल्ला, तुम वाकई नायाब हो। आज से तुम्हारी ये चप्पलें नवाब की तिजोरी में रखी जाएंगी, आसमान नापने वाली चप्पलें नाम से। पर कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। अगले दिन वही चप्पलें तिजोरी से चोरी हो गईं। किसी ने दरबार में अफवाह फैला दी, वो चप्पलें पहनकर कोई चोर उड़ गया है। अब पूरा शहर हैरान था, क्या वो चप्पलें वाकई उड़ने वाली थीं? क्या मुल्ला सच कह रहे थे, या ये किसी नई चाल की शुरुआत थी? मुल्ला की उड़ती हुई चप्पल और नवाब की चोरी हुई नींद, दरबार में अफरा तफरी मच गई थी। नवाब के निजी खजाने से सिर्फ दो चीजें गायब थीं, एक जो चांदी के सिक्कों से भरी संदूकची, और दूसरी मुल्ला की वो टूटी फूटी चप्पलें जिन्हें नवाब ने खुद आसमान नापने वाली चप्पलें नाम दिया था। हुजूर, दीवान ने हांफते हुए कहा, चोर न सिर्फ तिजोरी खोल गया बल्कि पहरेदारों को खुर्राटे भरते छोड़ गया। किसी को कुछ खबर नहीं कि वो अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया। मतलब वो चप्पलें सच में उड़ती थीं? नवाब ने सर पकड़ा। और अगर हां, तो अब वो चोर कहीं उड़ न जाए। इसी बीच दरबार में मुल्ला नसरुद्दीन दाखिल हुए। सिर पर सफेद रुमाल, कमर में चूड़ीदार पायजामा और चेहरे पर वही चालाक मुस्कान। क्या हुआ हुजूर? आज सुबह सुबह सब इतने घबराए क्यों हैं? किसी ने चाय में चीनी नहीं डाली क्या? मुल्ला, नवाब गरजे, तुम्हारी वो चप्पलें चोरी हो गई हैं। अरे, मुल्ला ने जोर से सीटी मारी। तो क्या मैं अब दोबारा धरती पर आ गया? यह मजाक का वक्त नहीं, नवाब ने गुस्से में कहा। तुम्हारी चप्पलों के साथ तिजोरी भी गायब है।
मुझे शक है ये सब तुम्हारी ही कोई चाल है। मुल्ला ने गधे की रस्सी दीवार से बांधी और दरबार के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। हुजूर, मुल्ला बोले, अगर चोरी मैं करता तो क्या सुबह इतने सजे धजे होकर आपके सामने हाजिर होता? मैं तो चोरों की तरह चलता नहीं, मैं तो चप्पल की तरह चलता हूं, धीरे मगर असरदार। तो फिर बताओ, ये सब किया किसने? मैं बताता हूं, मुल्ला ने कहा। उन्होंने अपनी जेब से कुछ मुरझाए गुलाब के फूल, एक मोहर लगी हुई चिट्ठी और एक धागों से बंधा हुआ गुब्बारा निकाला। ये क्या है? नवाब ने पूछा। सबूत, मुल्ला बोले। अब सब चौंक गए। पहले ये गुलाब, यह वही फूल है जो सिर्फ नवाब के बगीचे में खिलता है। ये मेरे गधे की पीठ पर आज सुबह चिपका हुआ मिला। मतलब चोर नवाब के बागीचे से होकर भागा। और ये चिट्ठी? दीवान ने पूछा। ये चिट्ठी गधे की पूंछ से बंधी थी। उस पर लिखा है, माफ कीजिए मुल्ला, मैं आपकी चप्पलों से ही आसमान नापना चाहता था, लेकिन उन चप्पलों में कुछ था जिससे मेरा दिल भी हल्का हो गया और तिजोरी भी भारी लगने लगी। मतलब? नवाब ने पूछा। मतलब हुजूर, मुल्ला ने आंखें घुमाते हुए कहा, चोर कोई आम चोर नहीं था। वो कोई जानकार आदमी था जो मेरी बातों से प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि शायद वाकई वो चप्पलें उसे भी आसमान तक पहुंचा दें। तो फिर चप्पलों के साथ तिजोरी क्यों ले गया? क्योंकि उसने सोचा, उड़ते वक्त अगर पैसा साथ हो तो ऊंचाई का मजा दोगुना होता है। लेकिन चोर है कौन? मुल्ला ने इशारा किया। उस गुब्बारे को देखिए। गुब्बारा हवा में धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा था। उस पर लिखा था, धन्यवाद मुल्ला, अब मैं अमीर भी हूं और हवा में भी। नवाब ने माथा पीट लिया। यह कौन पागल है? मुल्ला मुस्कुराए। हुजूर, यह वही है जिसे मैंने कल जेल में देखा था। एक पागल आदमी जो खुद को परिंदा समझता था। उसने मुझसे कहा था, काश मेरे पास ऐसे पंख होते जो मुझे उड़ने देते। मैंने उसे जवाब में सिर्फ ये कहा, पंखों की जरूरत नहीं, सोच में उड़ान होनी चाहिए। तो क्या उसने सच में उड़ान भर ली? जी हां, मुल्ला ने कहा। आपका खजाना ले जाकर नहीं, आपकी नींद उड़ाकर उड़ गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। नवाब कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, मुल्ला, तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया कि चोर वही पागल आदमी है? क्योंकि उसी के पास कल्पना थी, सपने थे, और सबसे जरूरी बात, उसे मेरी टूटी चप्पलों में उड़ान दिखी। तो अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, मुल्ला बोले। तिजोरी लौटकर आए ना आए, लेकिन अगर वो पागल इस सोच से कोई अच्छा काम कर बैठा तो समझिए उस चप्पल की असली उड़ान अब शुरू हुई है। अंत और सार अगले दिन शहर की खबरों में छपी थी। एक पागल चोर ने चप्पल और खजाना उड़ाया, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने साबित कर दिया कि सबसे तेज उड़ान इंसान की सोच की होती है। नवाब ने फिर से मुल्ला को दरबार का राजकीय सलाहकार घोषित किया और आदेश दिया कि अब हर साल चप्पल दिवस मनाया जाएगा, जिस दिन लोग अपने पुराने घिसे चप्पलों को आकाश की ओर उछालेंगे और एक नई उड़ान के लिए संकल्प लेंगे। मुल्ला अपने गधे पर बैठे मुस्कुराते हुए गली से गुजरे और बोले, जब तक सोच उड़ती रहे तब तक चप्पलें भी आसमान छूती रहेंगी। जिन्हें दुनिया बोझ समझती है, कभी कभी वही चीजें किसी को उड़ने का हौसला दे जाती हैं। असली पंख न चप्पलों में होते हैं न पैसों में, वो तो इरादों में होते हैं। अगली कहानी, मुल्ला और चाय वाले का अदृश्य शक्कर का मुकाबला। शहर के एक कोने में एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, जिसकी दीवारों पर समय की परतें जमी थीं और अंदर महकती थी चाय, गपशप और गुप्त हंसी की सुगंध। वहां बैठते थे पेंशनधारी बुजुर्ग, बेरोजगार नवयुवक और हर बात पर बहस करने वाले मुंहफट ग्राहक। लेकिन सबसे ज्यादा मजमा तब लगता जब वहां आते थे मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला जब आते थे तो दुकान में कुछ पलों के लिए चाय से ज्यादा गर्मागर्म तर्क और ठहाकों की भांप उठती थी। चाय वाला, जिसका नाम था नूर मियां, मुल्ला का खास दुश्मन और सबसे बड़ा प्रशंसक था। दोनों की तकरार चाय की हर प्याली में स्वाद से ज्यादा चुटीले संवाद घोल देती थी। एक दिन
नूर मियां ने बड़ी शान से घोषणा की, अब से मेरी चाय में शक्कर नहीं दिखाई देगी, लेकिन मीठी उतनी ही होगी। लोग हक्के बक्के। मतलब? एक ग्राहक ने पूछा। नूर मियां मुस्कुराया, मैं अब अदृश्य शक्कर डालता हूं, नजर ना आए मगर स्वाद में रहे। विज्ञान की तरक्की है भाई। मुल्ला वहीं बैठे थे, एक बिस्कुट को चाय में डुबोते हुए। उन्होंने चुपचाप घूंट भरा और फिर होंठों से घूंट की जगह ताना निकाला। नूर मियां, अदृश्य शक्कर की चाय तो पी ली, अब अदृश्य स्वाद की बर्फी भी खिला दो। दुकान में ठहाका फूटा। नूर मियां तिलमिलाया, मुल्ला, तुम क्या जानो तकनीक को, यह शक्कर नहीं अवधारणा है, मीठे का अनुभव। मुल्ला बोले, तो फिर भुगतान भी अवधारणात्मक करूं? मतलब? मैं भी अब से अदृश्य पैसे दूंगा, जेब से नहीं निकालूंगा, पर समझना की भावनाओं से चुकता कर रहा हूं। भीड़ फिर हंसी में लोटपोट, लेकिन नूर मियां चुप नहीं बैठा। उसने बोला, अगर तुम सच में समझते हो कि मेरी चाय में मिठास नहीं है, तो क्यों न हम मुकाबला करें? कैसा मुकाबला? 1 हफ्ते तक मैं अदृश्य शक्कर की चाय बनाऊंगा, और अगर कोई ग्राहक बोले कि चाय फीकी है, तो मैं मान जाऊं कि मैं हारा। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई, और अगर कोई ना बोले, तो फिर तुम मेरी दुकान के सामने 7 दिन तक गधा बनकर खड़े रहोगे और बोलोगे, नूर मियां की चाय दुनिया की सबसे मीठी चाय है, चाहे शक्कर दिखे या न दिखे। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है, लेकिन मैं भी एक शर्त जोड़ता हूं। अगर एक भी ग्राहक यह बोले कि चाय बेस्वाद है, तो तुम मेरे गधे की पीठ पर बैठकर पूरे बाजार में कहोगे, मेरी अदृश्य शक्कर हवा में घुल गई। भीड़ ने तालियां बजाईं। अब मुकाबला तय हो चुका था, मीठे और बातूनी के बीच। पहला दिन मुल्ला ने छुपकर एक ग्राहक को कान में फुसफुसाकर बोला, चाय पीकर बताना कि मीठी है या फीकी, सच सच। ग्राहक ने पीते ही कहा, नूर मियां, लगता है आज चाय में मच्छर की आत्मा भी न घुली हो, शक्कर तो दूर की बात है। नूर मियां घबरा गया, पर तभी उसके चचेरे भाई सलीम ने जोर से टोका, अरे नहीं, ये तो वही मीठा स्वाद है जो मेरी मंगेतर की मुस्कान में है। लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। मुकाबला बराबरी पर आ गया। दूसरे दिन मुल्ला ने चुपके से शक्कर की डलिया अपने कुर्ते के नीचे छुपा ली और नूर मियां की चाय में गुप्त रूप से डाल दी। अब मजा आया, हर कोई कहने लगा, ग्याज तो कमाल की चाय है। नूर मियां फूला न समाया। मुल्ला बोले, आज किस ब्रांड की अदृश्य शक्कर डाली? नूर मियां बोला, दिल से डाली। मुल्ला मुस्कुराए, हृदय की धड़कन अब दानेदार हो गई है शायद। तीसरे दिन नूर मियां चौकन ना रहा, कोई पास ना आए, कोई डलिया न डाले। मगर आज फिर चाय मीठी थी। क्यों? क्योंकि नूर मियां ने सचमुच शक्कर डाल दी थी, थोड़ी सी, पर लोगों को यकीन था कि अब वह अदृश्य हो चुकी है। अब तक यह लड़ाई चाय की नहीं, मनोविज्ञान की हो चुकी थी। मुल्ला सोच में पड़ गए, अगर मैं अब सचमुच फीकी चाय में भी लोगों को शक्कर महसूस न होने दूं, तो मैं जीत जाऊंगा। और तभी उन्होंने चाल चली। चौथे दिन से उन्होंने अपने गधे को दुकान के सामने खड़ा करना शुरू किया, लेकिन उसकी पीठ पर एक तख्ती टांग दी। मेरे मालिक कहते हैं कि चाय मीठी है, मगर मुझे तो घास भी फीकी लगती है। दुकान में बैठे हर ग्राहक हंस हंस कर बेहाल। नूर मियां गुस्से में चाय उबालते रहे, मगर मुल्ला अब हर ग्राहक से अलग अलग तरीके से पूछते, क्या आज चाय में बचपन की मिठास है या अधेड़ उम्र की हकीकत? लोग झेप जाते, सोचते, बोले या ना बोले, और तब तक चाय पीकर चले जाते। 5वें दिन एक बूढ़ा बोला, बेटा, मुझे स्वाद का नहीं पता, पर अब चाय पीने से नींद नहीं आती, शायद कुछ तो फर्क है। नूर मियां बोला, मतलब मीठी है? बूढ़ा बोला, शायद, लेकिन मीठा शब्द अब सिर्फ तर्क है। अब छठा दिन था, फैसले का दिन। मुल्ला ने सबके सामने चाय पी और बोला, आज सच में चाय मीठी है, लेकिन उसका कारण मैं कल बताऊंगा। 7वां दिन भीड़ ज्यादा थी। मुल्ला ने सबके सामने एक कटोरी निकाली, जिसमें से पुराने दिनों की असली सफेद चमकदार शक्कर निकली। यह रही असली शक्कर, उन्होंने कहा, और यह रही नूर मियां की अदृश्य शक्कर। फिर उन्होंने कटोरी दुकान के पास रखी और कहा,
अब आप ही तय करें, शक्कर देखनी जरूरी है या बस मान लेना काफी है। लोग बोले, बस मान लेना ही काफी है। नूर मियाँ ने चाय परोसी और बोला, अब मैं चाय नहीं विश्वास परोसता हूं। तभी एक आदमी हांफता हुआ दौड़ा आया। उसके हाथ में वही तख्ती थी जो मुल्ला के गधे पर टंगी थी। उसने कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा भाग गया और जाते जाते गली के 4 नुक्कड़ों पर अदृश्य शक्कर बेचने वालों की दुकानें खोल गया है। भीड़ स्तब्ध रह गई। मुल्ला बोले, गधा गया नहीं, व्यापार पर निकल गया है। गधे की अदृश्य शक्कर कंपनी और मुल्ला की अगली चाल। मुल्ला की बात सुनकर पूरी भीड़ पहले तो हंसी में लोटपोट हुई, लेकिन फिर हर कोई कौतूहल से सोच में पड़ गया। गधा अगर सच में 4 नुक्कड़ों पर अदृश्य शक्कर बेच रहा है तो या तो यह कोई मजाक है या फिर किसी गहरी चाल की शुरुआत। नूर मियां भी हैरान था। वह जानता था कि मुल्ला की चालें सीधी नहीं होती, लेकिन इस बार मामला उसकी दुकान से बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल गया था। दुकान पर लगी भीड़ धीरे धीरे बिखरी और सब निकल पड़े, यह देखने की आखिर गधा क्या बेच रहा है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी को हल्के से सहलाया, गमछा कंधे पर डाला और मुस्कुराते हुए बोले, अब यह लड़ाई चाय की नहीं, ब्रांड की है। शहर की गलियों में गधे की दुकानें अगली सुबह शहर के 4 अलग अलग कोनों पर एक जैसी चीज दिखी। लकड़ी का एक पुराना गट्ठर जिसके ऊपर एक कपड़ा टंगा था और उस पर लिखा था, गधे की अदृश्य शक्कर जो दिखे नहीं पर स्वाद बनाए रखे। गधे की दुकानें बिना किसी गधे के थीं, लेकिन हर दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो वही बातें दोहरा रहा था जो मुल्ला अक्सर कहा करते थे। शक्कर की सबसे बड़ी पहचान है कि वो दिखे नहीं, सिर्फ असर करे। लोग चौंके। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि हर दुकान पर गधे का मुंशी बैठा था और वो ग्राहकों से पैसे भी ले रहा था। हर एक 5 रुपए में अदृश्य शक्कर की पुड़िया खरीद रहा था, जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ हवा। लेकिन साथ में एक पर्ची मिलती थी जिस पर लिखा था, जो दिखे वो मिठास नहीं, जो असर करे वही स्वाद है। कुछ लोगों को यह गहरी बात लगी, कुछ को यह मजाक। लेकिन सबसे अजीब बात यह हुई कि अगले दिन चाय वालों की दुकान पर जाकर जब लोगों ने वही अदृश्य शक्कर मिलाई तो वे बोले, वाह, चाय में तो कमाल का स्वाद आ गया। अब नूर मियां परेशान हो गया। उसके ग्राहक भी वहां जाने लगे और उससे पूछने लगे, तुम्हारी अदृश्य शक्कर अब उतनी असरदार नहीं रही, लगता है गधे की शक्कर में ज्यादा दम है। मुल्ला का प्रचार अभियान। मुल्ला ने अब एक और चाल चली। उन्होंने शहर के बच्चों को 1-1 रुपये में रखा और उन्हें यह सिखाया, हर चाय की दुकान पर जाकर पूछो, गधे वाली अदृश्य शक्कर है या पुरानी वाली। बच्चे पूरे शहर में फैल गए। अगले 2 दिन में हर चाय वाला समझ गया कि बिना गधे की अदृश्य शक्कर बेचे अब दुकान चलना मुश्किल है। इस बीच मुल्ला ने गधा एंड कंपनी नाम से अदृश्य शक्कर का प्रचार पोस्टर बनवाया, जिनमें लिखा था, हमारे पास नहीं है कोई फैक्ट्री न कोई डिब्बा, पर हमारी मिठास सबसे गाढ़ी है। नूर मियां का जवाबी हमला। अब नूर मियां समझ गया कि वह युद्ध हार रहा है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने रातों रात एक नया बोर्ड बनवाया, हमारी अदृश्य शक्कर में अब मिलेगा असली मिठास का अनुभव, साथ में फ्री दर्शन और प्रमाण पत्र। अब जब कोई ग्राहक अदृश्य शक्कर की चाय मांगता तो नूर मियां एक चम्मच हवा चाय में घुमाता और फिर एक रोल किया हुआ कागज देता जिस पर लिखा होता, आपने आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली अदृश्य शक्कर का अनुभव किया है, कृपया किसी को बताइए मत, वरना मिठास उड़ जाएगी। इस अजीब और गरीब गुप्त प्रमाण पत्र ने चाय को फिर से आकर्षक बना दिया। शहर का अंतिम फैसला 2 हफ्तों तक चला। ये अदृश्य शक्कर युद्ध अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। प्रशासन परेशान, चाय वाले भ्रमित, ग्राहक उल्लसित और मुल्ला गधे के व्यापार से फूले नहीं समा रहे थे। नगर प्रमुख ने तय किया कि अब इस झमेले को समाप्त करने के लिए एक सार्वजनिक परीक्षण होना चाहिए। नगर चौक पर एक बड़ा आयोजन हुआ। वहां 2 कप चाय रखे गए, एक नूर मियां की और एक गधे की अदृश्य शक्कर से बनी।
नगर प्रमुख ने आंख बंद करके दोनों कपों से चाय पी। उसने गंभीरता से दोनों का स्वाद लिया और कहा, एक में स्वाद है पर अहंकार भी, दूसरी में स्वाद नहीं पर कल्पना है। लोगों ने पूछा, मतलब कौन बेहतर? नगर प्रमुख बोले, जिसमें स्वाद है उसे पीकर जी जुड़ता है, जिसमें कल्पना है उसे पीकर मन भागता है। इतना कहकर उन्होंने दोनों कप नीचे रख दिए और बोले, हम यह भूल गए हैं कि चाय पीने का मकसद मिठास है, न कि बहस। यह लड़ाई अब एक हास्य बन चुकी है और इस हास्य में जो सबसे ज्यादा आनंद दे वही विजेता है। मुल्ला मुस्कुराए, तो इसका मतलब यह है कि मेरी अदृश्य शक्कर जीत गई? नगर प्रमुख बोले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने सबको हंसाया, सोचने पर मजबूर किया, मगर नूर मियां की जिद ने हमें बताया कि स्वाद केवल शक्कर में नहीं, भावना में भी होता है। मुल्ला ने गधे को देखा। वो अब भी एक कोने में आराम से बैठा था, जैसे सारी दुनिया की मिठास चाट चुका हो। मुल्ला ने कहा, अब गधे को रिटायर कर देना चाहिए। नूर मियां बोले, और चाय को फिर से मीठा बना देना चाहिए, लेकिन असली शक्कर से। अंततः गधे की अदृश्य शक्कर की दुकानें बंद हो गईं, लेकिन शहर की दीवारों पर आज भी लिखा रहता है, जो दिखे नहीं वही सबसे ज्यादा बिकता है, अगर मुल्ला उसे बेच रहे हों। कल्पना और हास्य के साथ अगर बुद्धिमानी जुड़ जाए तो सबसे साधारण वस्तु भी असाधारण लगने लगती है। मगर हर कल्पना को हद में रखना भी जरूरी है, वरना गधा भी व्यापारी बन सकता है। अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और खोया हुआ ऊंट जो कभी था ही नहीं। शहर में अफवाह फैली थी कि मुल्ला नसरुद्दीन को एक ऊंट मिला है जो किसी का खो गया था, लेकिन मजे की बात यह थी कि उस ऊंट को किसी ने देखा नहीं था, ना बाजार में, ना गली में, ना ही मुल्ला के दरवाजे पर। फिर भी हर जगह चर्चा थी, मुल्ला को ऊंट मिला है और वो बहुत खास है। एक दिन शहर का चौकीदार दौड़ता हुआ आया और बोला, मुल्ला साहब, सुना है आपको एक ऊंट मिला है, क्या वो 3 टांगों वाला है? मुल्ला मुस्कुराए, बिल्कुल, और एक आंख से काना भी है, लेकिन वो अपने मालिक को बहुत याद करता है। चौकीदार ने आंखें फाड़ लीं। आपने देखा कैसे? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, देखा नहीं, सोचा। सोचा? हां, मुल्ला बोले, कल सुबह मैं खेतों के रास्ते चल रहा था। रास्ते में मैंने 3 पैरों के निशान देखे। एक पैर खिंचा जा रहा था, इसका मतलब ऊंट लंगड़ा था। फिर मैंने घास देखी, दाईं तरफ की घास खाई गई थी, बाईं अनटच्ड थी, इसका मतलब ऊंट एक आंख से काना था। और जो रास्ता वो जा रहा था उसमें गड्ढे में भी उसका पांव नहीं फंसा, इसका मतलब वो ऊंट बहुत अनुभवी था। तो आप उसे देखे बिना कैसे कह सकते हैं कि वो आपको मिला है? चौकीदार चकरा गया। क्योंकि, मुल्ला बोले, हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि क्या ऊंट मिला है, और जब कोई बात 100 लोगों तक पहुंच जाए तो वो झूठ भी सच बन जाती है। लेकिन ऊंट है कहां? मुझे क्या पता, तुम ही तो कह रहे थे वो खो गया है। अब पूरा शहर पागल हो गया। कोई कह रहा था मुल्ला ऊंट छुपा रहा है, कोई कहता वो ऊंट कभी था ही नहीं। मगर एक दिन शहर का व्यापारी दौड़ता हुआ आया, मुल्ला, मेरा ऊंट खो गया है, 3 टांगों वाला, एक आंख से काना। मुल्ला ने चाय का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम ही हो वो आदमी जिसकी सोच मेरी सोच से मिलती है? क्या मतलब? व्यापारी चौंका। मतलब ये कि मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा नहीं, लेकिन फिर भी पहचान लिया। अब व्यापारी हैरान, परेशान और कुछ डरा भी। तो ऊंट कहां है? उसने पूछा। मुल्ला ने कहा, तुम बताओ कहां है, क्योंकि मेरे पास तो कभी था ही नहीं। तो तुमने झूठ बोला? नहीं, मैं तो सिर्फ वो सोच रहा था जो तुम सोच रहे थे। इसी बीच कुछ बच्चे पास आकर बोले, मुल्ला चाचा, वो 3 टांगों वाला ऊंट अब बाजार में घूम रहा है। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। ओह, अब ऊंट ने खुद को असली बना लिया। भीड़ उधर दौड़ी और देखा, वहां एक सामान्य 4 टांगों वाला ऊंट खड़ा था, लेकिन उसके एक पैर पर कपड़ा बंधा था
और एक आंख पर काजल लीक हो गया था। बच्चे हंसते हुए बोले, हमने बना दिया 3 टांगों वाला ऊंट ताकि आपकी कहानी सच हो जाए। अब व्यापारी बोला, तो मेरा ऊंट यही है? मुल्ला ने सिर हिलाया। अगर तुम्हारा दिमाग यही मान ले तो यही है, लेकिन अगर तुम दिमाग से ज्यादा दिल से सोचो तो तुम जानोगे कि तुम्हारा ऊंट कभी खोया ही नहीं था, वो बस तुम्हारी नजर से ओझल था। जब मुल्ला ने उस ऊंट से सवाल पूछे जो जवाब नहीं दे सकता था, बच्चों की शरारत से बनी कहानी अब शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर यही चर्चा थी। मुल्ला का ऊंट, जो कभी था ही नहीं, अब सच में बाजार में घूम रहा है। लोग उस ऊंट को देख देख कर कयास लगा रहे थे। देखो देखो, यही है वो काना ऊंट। नहीं नहीं, ये तो 4 टांगों वाला है। अरे नहीं, एक पैर पर पट्टी है, वही तो निशान है उसकी लंगड़ाहट का। इस तमाशे को देखकर मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी की और गधे पर बैठकर बाजार की ओर रवाना हो गए। उन्हें देखकर भीड़ खुद ब खुद हटती चली गई। मुल्ला ने ऊंट के सामने जाकर गंभीरता से सिर हिलाया। तो जनाब, मुल्ला बोले, आप ही हैं वो महान ऊंट जिनकी चर्चा मेरे ख्यालों से शुरू हुई और अब हकीकत बन गई है। ऊंट मुंह फेरकर बैठ गया, जैसे उसे भी अब समझ आ गया हो कि उसे खामख्वाह दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बना दिया गया है। भीड़ ठहाके लगाने लगी। तभी व्यापारी दौड़ता हुआ आया, जो पहले दिन से इस ऊंट का मालिक होने का दावा कर रहा था। मुल्ला साहब, इस ऊंट से कुछ सवाल पूछिए। अगर ये मेरे सवालों का जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा ये मेरा ऊंट है। मुल्ला मुस्कुराए। ऊंटों से सवाल पूछना तो मेरी आदत रही है, लेकिन जवाब उनकी चुप्पी में ही छिपे होते हैं। तब भी पूछिए, मैं ही पहचान सकता हूं इसे। मुल्ला ऊंट की आंखों में झांकते हुए बोले। पहला सवाल, क्या तुम वही ऊंट हो जो लाहौर से चला था और दिल्ली में कहीं खो गया? ऊंट चुप रहा। दूसरा सवाल, तुम्हारा पसंदीदा चारा क्या है, मूंगफली या पान? ऊंट ने धीरे से मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। तीसरा सवाल, क्या तुमने कभी किसी आदमी से बात की है? ऊंट ने गर्दन झुका ली। अब व्यापारी बोला, देखा, ये मेरा ऊंट है, ये जब भी झूठ सुनता है गर्दन झुका लेता है। मुल्ला ने ताली बजाई। वाह, आपने तो ऊंट के मन की भाषा पढ़ ली। अब तो बस इसका स्कूल खोल देना चाहिए, ऊंटों की भावनाओं की क्लासेस। भीड़ एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठी, लेकिन तभी एक बुढ़िया आई, जिसने अपनी लाठी के सहारे ऊंट की पीठ थपथपाई और बोली, ये मेरा ऊंट है, इसकी पीठ पर जो हल्का सा निशान है वो मैंने खुद बचपन में बनाया था। मुल्ला ने चौंक कर पूछा, बचपन में? बुढ़िया बोली, हां, ये ऊंट तब छोटा था जब मैं जवान थी। भीड़ स्तब्ध हो गई। अब व्यापारी बोला, अम्मा, अगर ये तुम्हारा ऊंट है तो तुम इसे क्या कहकर बुलाती थीं? बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, मैं इसे बुलाती थी गोलगप्पा कहकर। इतना सुनते ही ऊंट अचानक उठ खड़ा हुआ और बुढ़िया की ओर लपका। उसकी लाठी सूंघने लगा। भीड़ हक्की बक्की रह गई। अब तो व्यापारी भी शर्म से चुप हो गया। बोला, लगता है ये वाकई अम्मा का ही ऊंट है। मुल्ला मुस्कुराए। दिमाग से देखो तो हर ऊंट तुम्हारा लग सकता है, लेकिन दिल से देखो तो जो सचमुच तुम्हारा है वो खुद ही तुम्हारे पास चला आएगा। बुढ़िया ने मुल्ला को धन्यवाद दिया और ऊंट को लेकर चली गई। शाम ढल रही थी। मुल्ला अपने गधे पर बैठकर वापस लौट रहे थे। तभी एक छोटा लड़का पास आया और बोला, मुल्ला चाचा, एक बात पूछनी है। पूछो, मुल्ला बोले। अगर वो ऊंट अम्मा का था तो आपने इतनी कहानी क्यों बनाई थी? मुल्ला हंसे। बेटा, जब हकीकत बोझ बन जाए तो कल्पना एक चाय की तरह राहत देती है, और अगर उस कल्पना में हंसी हो तो वो पूरे शहर को हल्का कर देती है। लड़का मुस्कुरा कर चला गया। मुल्ला ने आसमान की ओर देखा और बोले, अब अगर ऊंट चला गया तो अगली बार किसको ढूंढना है? गधा नीचे से बोला, इस बार मेरी बारी होनी चाहिए मालिक। मुल्ला हंसते हंसते गधे की पीठ थपथपाने लगे। कभी कभी हमारी बनाई गई कहानियां सच्चाई से ज्यादा सच्ची लगने लगती हैं, लेकिन जो चुपचाप अपनेपन से जुड़ जाए वही असली होता है, चाहे वो ऊंट हो
या इंसान। शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़क पर दो चीजें रोज देखने को मिलती थीं। एक, मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पुरानी घोड़े की गाड़ी में बैठकर कुछ न कुछ सोचते हुए गुजरते, और दूसरी, चौराहे पर बैठा वही बेतरतीब दाढ़ी वाला, फटी कमीज और टूटे कटोरे वाला भिखारी, जो हर आने जाने वाले को ऐसी निगाहों से देखता जैसे कह रहा हो, तू तो देख ले, भगवान देख रहा है। एक दिन मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाते हुए भिखारी को देखा और ठहर गए। ओ मौलाना, भिखारी ने चिल्लाकर कहा, किस्मत आजमाओ, 1 रुपया दो और बदले में मेरी मुस्कान लो। तेरी मुस्कान में अगर सोने की खान छुपी है तो जरा दिखा तो सही, मुल्ला बोले। भिखारी ने अपनी टूटी हुई दांतों वाली मुस्कान फैलाई, जो ज्यादा डरावनी लग रही थी बजाय दिल जीतने के। मुल्ला ने एक सिक्का उसकी कटोरी में डालते हुए कहा, इस मुस्कान के साथ अगर किस्मत भी पलटे तो बताना। क्यों नहीं? भिखारी ने आंख दबाते हुए कहा, एक सौभाग्यशाली लॉटरी टिकट मेरे पास है, आज ही खरीदा था, भूखा था तो खाना छोड़ टिकट ले लिया। अगर तू चाहे तो मैं तुझे आधे में भागीदार बना लूं। मुल्ला को तो ऐसे ही तिकड़मी खेल पसंद थे। अरे वाह, तू तो बड़ा व्यापारी निकला, क्या स्कीम है? भिखारी ने आंखों में रहस्य भरते हुए कहा, लॉटरी की ड्रॉ शाम को लगेगी, अगर इनाम निकला तो आधा तेरा आधा मेरा, लेकिन अभी 2 रुपये और दे दे, क्योंकि एक सिक्के में लॉटरी का आधा हिस्सा नहीं मिलता। मुल्ला ने हंसते हुए अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले, एक उसे दिया और दूसरा वापस जेब में डालते हुए बोले, ठीक है, भाग्य आजमाते हैं, लेकिन याद रख, अगर इनाम नहीं निकला तो मुस्कान वापस चाहिए। भिखारी हंसा, साहब इनाम तो निकलेगा ही, मगर कौन जाने किसे मिलेगा। शाम को मुल्ला ने पूरे मोहल्ले में यह बात फैला दी कि वह अब लॉटरी पार्टनर हैं। कुछ लोग हंसे, कुछ लोगों ने जलन भरी निगाहों से देखा। आखिर किस्मत सबको कहां मिलती है। घड़ी की सुइयां शाम के 6 बजाते ही रुक सी गईं। लोग रेडियो पर कान लगाए बैठे थे, और जैसे ही नंबर पढ़े जाने लगे, भिखारी का मुंह खुला का खुला रह गया। 4, 2, 7, 5, 1, 9, ठीक वही नंबर, वही टिकट। लोगों की भीड़ भिखारी के चारों ओर जुट गई। मुल्ला ने आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे किसी ने उन्हें झाड़ू पकड़ाते हुए कह दिया हो कि इससे अब उड़ान भरनी है। भिखारी रोते हुए खड़ा हुआ, मौलाना देखो, इनाम लग गया, 1 लाख। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मुस्कान सच में सोने की हो गई। भाई, आधा तेरा आधा मेरा, भिखारी ने घोषणा की। कल ही इनाम लेने चलेंगे। अगली सुबह मुल्ला गधे को चमकाते हुए, मूंछों में ताव देते हुए भिखारी का इंतजार कर रहे थे, पर भिखारी का कहीं अता पता नहीं था। पूरा दिन गुजर गया और मुल्ला का दिमाग अब फुल वोल्टेज पर जल रहा था। या अल्लाह, ये तो साफ साफ धोखा है, उन्होंने सोचा। मगर तभी पास के बर्तन वाले ने कहा, मौलाना, वो भिखारी तो सुबह ही घोड़े की गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गया, नया कुर्ता पायजामा पहने, चमकती चप्पलें पहने। मुल्ला ने गधे की लगाम खींची और कहा, तैयार हो जा, आज एक ठग को नंगा करना है। खोज की शुरुआत मुल्ला ने पूरे शहर में खबर फैला दी। अगर कोई भिखारी नया सूट पहनकर मिठाई बांटते हुए दिखे तो मुझे खबर करे। साथ ही यह भी जोड़ दिया, अगर सूचना सही निकली तो उसे मैं अपनी टोपी दूंगा, जिसमें अब तक 5 मंत्री मूर्ख बन चुके हैं। शाम को एक नाई दौड़ता हुआ आया। मौलाना, वो रहा, कोतवाली के पास, गुलाबी पायजामा पहने, केसरिया रेशम की शर्ट में। मुल्ला गधे पर चढ़े और 5 मिनट में वहां पहुंचे। भिखारी अब किसी नवाब से कम नहीं लग रहा था। जलेबियां बांट रहा था और हर आने जाने वाले को नमस्ते कर रहा था। मुल्ला ने उसकी ओर इशारा किया, अरे भैया, भाग्य के लॉटरी वाले, अब तो मेरी बारी है आधा लेने की। भिखारी मुस्कुराया, वही टूटी दांतों वाली मुस्कान, मगर अब उसमें आत्मविश्वास की चमक थी। मौलाना, किस लॉटरी की बात कर रहे हो? उसने पूछा। कोई गवाह है? मुल्ला का चेहरा पल भर के लिए फीका पड़ा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जेब से कुछ कागज निकाले। गवाह नहीं, मगर सबूत है। देख यह सिक्का जो मैंने तुझे दिया था, और यह रसीद जो तूने लॉटरी की टिकट खरीदने के बाद फेंक दी थी, मैंने उठाई थी।
देख नंबर पॉड इजो 7513। भिखारी का चेहरा ऐसे मुरझाया जैसे किसी बच्चे के गुब्बारे में किसी ने सुई मार दी हो। मगर ये तो। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। और मुल्ला ने जोड़ा, तूने खुद कहा था कि आधा हिस्सा मेरा है। इतने गवाह हैं इस चौराहे पर। लोगों ने हामी भरी। भिखारी ने माथा पीट लिया। हाय, मुझसे क्या गलती हो गई? अगर तू चुप रहता तो मैं तेरे नाम भी मिठाई भिजवा देता। तू भेज देता और मैं क्यों लेता? मैं खुद लेने आया हूं। मुल्ला बोले और उसकी पगड़ी खोल ली। चलो कोतवाली, देखते हैं वहां किसकी किस्मत चमकती है। कोतवाली में नाटक। कोतवाली में इंस्पेक्टर पहले तो हंसे, फिर बोले, मगर टिकट किसके नाम पर है? भिखारी ने जेब से टिकट निकाली। अब उसका नाम दर्ज था, रफीक उर्फ रफू बाबा। मुल्ला मुस्कुराए। रफू बाबा ने तो जब टिकट खरीदी थी तब अपने पास पैंट भी नहीं थी। अब देखिए, यह नया नाम भी बाद में लिखा गया है, स्याही ताजा है। इंस्पेक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, ये तो जांच का मामला बनता है। भिखारी ने पसीना पोंछा। साहब, मुल्ला को आधा दे दो, मगर मुझे जेल मत भेजो। मुल्ला को? इंस्पेक्टर ने चौंकते हुए पूछा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जेल गया तो वो मेरे गधे को जेल अधीक्षक बना देगा। मुल्ला ने ठहाका लगाया। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी घोड़े की गाड़ी मांगूंगा जो उसने मेरा नाम काटकर अंपा का अपने नाम रजिस्टर करवा दी है। अब बात घोड़े की गाड़ी तक पहुंच गई थी। अदालत का दिन। अदालत में हाजिर हुए। एक तरफ रफू बाबा, दूसरी तरफ मुल्ला नसरुद्दीन। न्यायाधीश ने दोनों को देखा और बोले, तो ये लॉटरी की भीख वाली कहानी है? जी, दोनों ने एक साथ कहा। न्यायाधीश मुस्कुराए। अब फैसला एक शर्त पर होगा। टिकट की असली रसीद और खरीदी का समय कौन साबित कर सकता है? मुल्ला ने जेब से एक और कागज निकाला। उस दुकान की रसीद जहां से टिकट खरीदी गई थी। उस पर भिखारी का अंगूठा लगा था और नीचे मुल्ला का दस्तखत, जो उन्होंने मजाक में ही सही लेकिन किया था। वाह, न्यायाधीश बोले, मुल्ला, तुम्हारी चतुराई को सलाम। अब भिखारी ने हार मान ली। ठीक है, आधा इनाम मुल्ला का। मुल्ला मुस्कुराए। सिर्फ आधा नहीं, घोड़े की गाड़ी भी मेरी। भिखारी ने सिर झुकाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही मुल्ला इनाम लेकर अदालत से निकले, सामने एक और आदमी खड़ा मिला। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर नकाब था। मुल्ला नसरुद्दीन? हां भाई, कौन हो? मैं उस टिकट का असली मालिक हूं, और तुम्हारे पास जो रसीद है वो असली नहीं। मुल्ला की आंखें छोटी हो गईं, मुस्कुराहट गहरी हो गई और वो बोले, मुल्ला का नकली टिकट और असली चाल। सामने खड़े उस रहस्यमयी नकाबपोश को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी मूंछों को हल्का सा ताव दिया, मानो कह रहे हों, शेर को पंजे दिखाने चला है बकरी। तो मियां, मुल्ला बोले, तुम कह रहे हो कि असली टिकट तुम्हारे पास है? नहीं, नकाबपोश ने कहा, असल टिकट तो वही है जो तुम्हारे पास है, लेकिन उसे खरीदा मैंने था। उस दिन जब दुकान से टिकट निकला, मैंने 2 खरीदे थे। एक गिर गया और किसी ने उसे उठा लिया। वही टिकट बाद में रफू बाबा के हाथ लगा और अब तुम्हारे पास पहुंच गया। मुल्ला ने आंखें थोड़ी संकरी की, फिर पूछा, और इसका कोई सबूत? हां। नकाबपोश ने जेब से एक पुराना फटा हुआ कागज निकाला। टिकट का जोड़ा, जिस पर क्रम संख्या था 475D। देखो, उसने कहा, तुम्हारे टिकट का नंबर है पारदालो 75 और मेरे पास है उसका जोड़ा जो उसी वक्त छपा था। मुल्ला कुछ क्षण शांत रहे। उनके आसपास भीड़ इकट्ठा हो रही थी। अब मामला सिर्फ इनाम का नहीं था, सम्मान का हो गया था। तो इस जोड़े के सहारे तुम दावा करोगे कि टिकट तुम्हारा था? मुल्ला ने पूछा। बिल्कुल, नकाबपोश बोला। मैं उस दिन की दुकान की फुटेज भी निकाल चुका हूं। भीड़ से कोई चिल्लाया, अरे भाई, अब तो मुल्ला फंस गए। पर मुल्ला नसरुद्दीन कोई आम आदमी नहीं थे।
उन्होंने आंखें उठाईं और गधे की पीठ पर हल्की थपकी दी। शाबाश, अब खेल शुरू करते हैं, उन्होंने बुदबुदाया। सच्चाई की खोज मुल्ला सीधे उसी लॉटरी टिकट वाले दुकानदार के पास पहुंचे। नकाबपोश भी पीछे पीछे आ गया। मियां दुकानदार, मुल्ला बोले, तुम्हारी दुकान से 2 टिकट निकले थे, 4DU7519 और 4275222, है ना? दुकानदार ने रजिस्टर देखा, माथा खुजाया और बोला, हां, 2 ही टिकट थे उस दिन बचे। एक किसी फटे हाल आदमी ने लिया था और दूसरा कौन? नकाबपोश चिल्लाया। माफ करना साहब, दुकानदार बोला, आप नकाब में हैं, मैं चेहरा देखे बिना कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, नकाबपोश ने नकाब हटाया। जैसे ही चेहरा सामने आया, मुल्ला की भौहें उठ गईं। ये वही तिकड़मी मंसूर था जो पहले भी नकली दस्तखतों के केस में पकड़ा जा चुका था। मियां मंसूर, मुल्ला बोले, तुम फिर किसी और की मेहनत पर हक जमाने आए हो? मैंने कुछ नहीं किया, मंसूर बोला, बस सबूत लाया हूं। मुल्ला ने दुकानदार से कहा, क्या तुमने उस दिन टिकट देते समय नाम लिखा था? हां साहब, दुकानदार बोला। 4DU7519 पर अंगूठा लगाया था एक भिखारी ने, रफू बाबा, और नीचे किसी ने दस्तखत किया था, नसरुद्दीन। तो क्या यह मंसूर उस दिन आया था? मुल्ला ने पूछा। दुकानदार ने मंसूर को ध्यान से देखा, फिर बोला, नहीं, यह तो उस दिन कहीं नजर नहीं आया। भीड़ हंसी और मंसूर का चेहरा उतर गया। अदालत का अंतिम फैसला अब फिर से अदालत में मामला पहुंचा, लेकिन इस बार दस्तावेज पुख्ता थे, गवाह सशक्त और तिकड़मबाज मंसूर बेनकाब। न्यायाधीश ने गुस्से में कहा, मंसूर, तुम्हें पहले भी फर्जीवाड़े के लिए चेतावनी दी गई थी, अब यह लॉटरी घोटाले में तुम फिर पकड़े गए हो। मंसूर चिल्लाया, मगर मैं तो सिर्फ। बस, न्यायाधीश ने डांटा, तुम्हें 1 साल की सजा दी जाती है, दूसरों की कमाई पर हाथ मारने की कोशिश करने के लिए। फैसला सुनते ही भीड़ में तालियां बजने लगीं। कुछ ने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन जिंदाबाद, और कुछ ने गधे की भी पीठ थपथपाई। मुल्ला की आखिरी चाल सभी लोग अदालत से बाहर निकल रहे थे। तभी रफू बाबा, जो अब सादा कपड़ों में था, आगे आया और बोला, मौलाना, आपसे एक बात कहनी है। कहो, मुल्ला बोले। सच कहूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ आधा बांटेंगे, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मुल्ला मुस्कुराए, किसी को ऊपर उठाने के लिए उसे लात नहीं, हाथ देना चाहिए। तो क्या अब आधा हिस्सा मुझे मिलेगा? रफू बाबा ने संकोच से पूछा। नहीं, मुल्ला बोले। रफू बाबा चौंक गया। क्या? क्योंकि आधा हिस्सा तुम्हारा नहीं, तुम्हारा पूरा हक़र है, और तुमने मेरे साथ जो बांटने का वादा किया था वो मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। यह पूरी रकम तुम्हारी है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रफू बाबा फूट फूट कर रो पड़ा। मगर आप क्यों? मुल्ला ने गधे की लगाम खींची और बोले, क्योंकि आज मुझे समझ में आया, सबसे बड़ी लॉटरी पैसा नहीं, इंसान की अच्छाई होती है, और तुझमें वो बची हुई है, अब उसे गंवा मत देना। एक भिखारी जो सिर्फ पेट भरने के लिए जिंदा था, जब इंसानियत और ईमानदारी से मिला तो उसका जीवन ही बदल गया। मुल्ला नसरुद्दीन की इस चाल में कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ वो करुणा थी जो बड़े दिल वालों में होती है। दौलत बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है, और जो दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ ले, वही असली बुद्धिमान है। अगली कहानी, जब मुल्ला ने चप्पल पहनकर आसमान नाप दिया, शहर भर में एक अजीब सी चर्चा फैल गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने चप्पल पहनकर आसमान नाप लिया। लोग पहले तो हंसे, फिर चौंके, और फिर दौड़ पड़े मुल्ला के घर की ओर। हर गली में यही शोर था, मुल्ला ने यह कैसे कर लिया? अब आप सोच रहे होंगे कि आसमान नापने की बात कोई कैसे मान ले, लेकिन यह कोई और शहर नहीं था। यह था वही शहर जहां हंसी और हैरानी का नाम ही मुल्ला नसरुद्दीन था। तो हुआ कुछ यूं। एक दिन सुबह सुबह मुल्ला अपनी पुरानी चप्पलें लिए नाई की दुकान पर पहुंचे। नाई बाल काटते हुए बोला, मुल्ला, ये चप्पलें अब नहीं चलेंगी, फेंक दो। देखो, एड़ी से जमीन दिख रही है और आगे से उंगलियां बाहर। मुल्ला ने कहा, नाई मियां, ये चप्पलें इतनी साधारण नहीं हैं, तुम जानते नहीं, इन्हीं चप्पलों में मैंने एक दिन चांद की सैर की थी।
दुकान में बैठे लोग ठहाके लगाने लगे। अरे मुल्ला, अब तो हद हो गई, चांद की सैर भी चप्पलों में। मुल्ला मुस्कुराए। तुम लोग हंस रहे हो, मगर ये चप्पलें ही वो साधन हैं जो इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं, बशर्ते पैर मुल्ला के हों। भीड़ फिर हंसी, लेकिन दोपहर तक यही बात किसी ने बढ़ा चढ़ाकर ऐसी फैलाई कि शाम तक यह बात नवाब के कानों तक पहुंच गई। नवाब साहब, जो बातों से जल्दी ऊब जाते थे, वे झट से बोले, मुल्ला को बुलाओ और पूछो आखिर इस आसमानी चप्पल की हकीकत क्या है। मुल्ला हाजिर किए गए। उन्होंने सलाम ठोंका और कहा, हुजूर, आपने याद किया? नवाब ने मुस्कुराते हुए पूछा, सुना है तुमने आसमान नाप लिया? मुल्ला गंभीर हो गए। जी हुजूर, नापा भी है और मापा भी है। कैसे? नवाब ने पूछा। और क्यों? क्यों? क्योंकि शहर में हर कोई यह जानना चाहता था कि इंसान की सीमा कहां तक है, और जब कोई यह काम नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही शुरू करूं। और ये चप्पलें? नवाब ने पूछा। हुजूर, ये वही चप्पलें हैं जिन्हें पहनकर मैंने पहले गरीबी नापी, फिर दर दर की ठोकरें खाईं, फिर झूठों की अदालत में खड़ा हुआ, फिर सड़क किनारे की धूल में चला। तो मैंने सोचा कि अब इन चप्पलों को वो सम्मान मिलना चाहिए जो आकाश से ऊंचा हो। नवाब मुस्कुराए। मुल्ला, मुझे तो लग रहा है कि ये चप्पलें तुम्हारे साथ साथ पगला भी गई हैं। हुजूर, मुल्ला बोले, आपके शहर में सिर्फ तलवारें ही ऊंचाई तय नहीं करती, कभी कभी चप्पलों की भी उड़ान होती है। अच्छा, नवाब ने कहा, तो फिर सबूत लाओ। अगर तुम सच में आसमान ना पाए हो तो उसका कोई प्रमाण तो होगा। मुल्ला ने जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। हुजूर, ये रहा सबूत, मेरे कदमों की ऊंचाई आसमान तक। नवाब ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे कदम और आसमान की ऊंचाई? जी। मुल्ला बोले, हर रोज सुबह मैं इसी चप्पल को पहनकर छत पर जाता था और छत पर खड़े होकर हर दिशा में हाथ फैलाकर कहता, अब और ऊंचा जाना है। धीरे धीरे मेरे इरादे ऊंचे होते गए और चप्पलें घिसती गईं। जब तक चप्पलें पूरी घिस न गईं, मैं आसमान के और करीब होता गया। आज जब ये पूरी तरह घिस गईं, मुझे एहसास हुआ, अब मैं जमीन से नहीं, सोच से ऊपर हूं। दरबार में खामोशी छा गई। तो तुम कह रहे हो, नवाब ने धीरे से पूछा, कि इंसान अपने इरादों की ऊंचाई से आसमान छू सकता है? बिल्कुल, मुल्ला बोले, लेकिन शर्त यह है कि वो चप्पल पहनने लायक हो और सोच उड़ान भरने लायक। अब नवाब के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, मुल्ला, तुम वाकई नायाब हो। आज से तुम्हारी ये चप्पलें नवाब की तिजोरी में रखी जाएंगी, आसमान नापने वाली चप्पलें नाम से। पर कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। अगले दिन वही चप्पलें तिजोरी से चोरी हो गईं। किसी ने दरबार में अफवाह फैला दी, वो चप्पलें पहनकर कोई चोर उड़ गया है। अब पूरा शहर हैरान था। क्या वो चप्पलें वाकई उड़ने वाली थीं? क्या मुल्ला सच कह रहे थे, या ये किसी नई चाल की शुरुआत थी? मुल्ला की उड़ती हुई चप्पल और नवाब की चोरी हुई नींद, दरबार में अफरा तफरी मच गई थी। नवाब के निजी खजाने से सिर्फ दो चीजें गायब थीं, एक जो चांदी के सिक्कों से भरी संदूकची और दूसरी मुल्ला की वो टूटी फूटी चप्पलें जिन्हें नवाब ने खुद आसमान नापने वाली चप्पलें नाम दिया था। हुजूर, दीवान ने हांफते हुए कहा, चोर न सिर्फ तिजोरी खोल गया बल्कि पहरेदारों को खुर्राटे भरते छोड़ गया। किसी को कुछ खबर नहीं कि वो अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया। मतलब वो चप्पलें सच में उड़ती थीं? नवाब ने सर पकड़ा। और अगर हां, तो अब वो चोर कहीं उड़ न जाए। इसी बीच दरबार में मुल्ला नसरुद्दीन दाखिल हुए। सिर पर सफेद रुमाल, कमर में चूड़ीदार पायजामा और चेहरे पर वही चालाक मुस्कान। क्या हुआ हुजूर? आज सुबह सुबह सब इतने घबराए क्यों हैं? किसी ने चाय में चीनी नहीं डाली क्या? मुल्ला, नवाब गरजे, तुम्हारी वो चप्पलें चोरी हो गई हैं। अरे, मुल्ला ने जोर से सीटी मारी। तो क्या मैं अब दोबारा धरती पर आ गया? यह मजाक का वक्त नहीं, नवाब ने गुस्से में कहा। तुम्हारी चप्पलों के साथ तिजोरी भी गायब है।
मुझे शक है ये सब तुम्हारी ही कोई चाल है। मुल्ला ने गधे की रस्सी दीवार से बांधी और दरबार के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। हुजूर, मुल्ला बोले, अगर चोरी मैं करता तो क्या सुबह इतने सजे धजे होकर आपके सामने हाजिर होता? मैं तो चोरों की तरह चलता नहीं, मैं तो चप्पल की तरह चलता हूं, धीरे मगर असरदार। तो फिर बताओ, ये सब किया किसने? मैं बताता हूं, मुल्ला ने कहा। उन्होंने अपनी जेब से कुछ मुरझाए गुलाब के फूल, एक मोहर लगी हुई चिट्ठी और एक धागों से बंधा हुआ गुब्बारा निकाला। ये क्या है? नवाब ने पूछा। सबूत, मुल्ला बोले। अब सब चौंक गए। पहले ये गुलाब, यह वही फूल है जो सिर्फ नवाब के बगीचे में खिलता है। ये मेरे गधे की पीठ पर आज सुबह चिपका हुआ मिला। मतलब चोर नवाब के बागीचे से होकर भागा। और ये चिट्ठी? दीवान ने पूछा। ये चिट्ठी गधे की पूंछ से बंधी थी। उस पर लिखा है, माफ कीजिए मुल्ला, मैं आपकी चप्पलों से ही आसमान नापना चाहता था, लेकिन उन चप्पलों में कुछ था जिससे मेरा दिल भी हल्का हो गया और तिजोरी भी भारी लगने लगी। मतलब? नवाब ने पूछा। मतलब हुजूर, मुल्ला ने आंखें घुमाते हुए कहा, चोर कोई आम चोर नहीं था। वो कोई जानकार आदमी था जो मेरी बातों से प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि शायद वाकई वो चप्पलें उसे भी आसमान तक पहुंचा दें। तो फिर चप्पलों के साथ तिजोरी क्यों ले गया? क्योंकि उसने सोचा, उड़ते वक्त अगर पैसा साथ हो तो ऊंचाई का मजा दोगुना होता है। लेकिन चोर है कौन? मुल्ला ने इशारा किया। उस गुब्बारे को देखिए। गुब्बारा हवा में धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा था। उस पर लिखा था, धन्यवाद मुल्ला, अब मैं अमीर भी हूं और हवा में भी। नवाब ने माथा पीट लिया। यह कौन पागल है? मुल्ला मुस्कुराए। हुजूर, ये वही है जिसे मैंने कल जेल में देखा था। एक पागल आदमी जो खुद को परिंदा समझता था। उसने मुझसे कहा था, काश मेरे पास ऐसे पंख होते जो मुझे उड़ने देते। मैंने उसे जवाब में सिर्फ ये कहा, पंखों की जरूरत नहीं, सोच में उड़ान होनी चाहिए। तो क्या उसने सच में उड़ान भर ली? जी हां, मुल्ला ने कहा। आपका खजाना ले जाकर नहीं, आपकी नींद उड़ाकर उड़ गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। नवाब कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, मुल्ला, तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया कि चोर वही पागल आदमी है? क्योंकि उसी के पास कल्पना थी, सपने थे, और सबसे जरूरी बात, उसे मेरी टूटी चप्पलों में उड़ान दिखी। तो अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, मुल्ला बोले। तिजोरी लौटकर आए ना आए, लेकिन अगर वो पागल इस सोच से कोई अच्छा काम कर बैठा तो समझिए उस चप्पल की असली उड़ान अब शुरू हुई है। अंत और सार अगले दिन शहर की खबरों में छपी थी। एक पागल चोर ने चप्पल और खजाना उड़ाया, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने साबित कर दिया कि सबसे तेज उड़ान इंसान की सोच की होती है। नवाब ने फिर से मुल्ला को दरबार का राजकीय सलाहकार घोषित किया और आदेश दिया कि अब हर साल चप्पल दिवस मनाया जाएगा, जिस दिन लोग अपने पुराने घिसे चप्पलों को आकाश की ओर उछालेंगे और एक नई उड़ान के लिए संकल्प लेंगे। मुल्ला अपने गधे पर बैठे मुस्कुराते हुए गली से गुजरे और बोले, जब तक सोच उड़ती रहे तब तक चप्पलें भी आसमान छूती रहेंगी। जिन्हें दुनिया बोझ समझती है, कभी कभी वही चीजें किसी को उड़ने का हौसला दे जाती हैं। असली पंख न चप्पलों में होते हैं न पैसों में, वो तो इरादों में होते हैं। अगली कहानी, मुल्ला और चाय वाले का अदृश्य शक्कर का मुकाबला। शहर के एक कोने में एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, जिसकी दीवारों पर समय की परतें जमी थीं और अंदर महकती थी चाय, गपशप और गुप्त हंसी की सुगंध। वहां बैठते थे पेंशनधारी बुजुर्ग, बेरोजगार नवयुवक और हर बात पर बहस करने वाले मुंह फट ग्राहक। लेकिन सबसे ज्यादा मजमा तब लगता जब वहां आते थे मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला जब आते थे तो दुकान में कुछ पलों के लिए चाय से ज्यादा गर्मागर्म तर्क और ठहाकों की भांप उठती थी। चाय वाला, जिसका नाम था नूर मियां, मुल्ला का खास दुश्मन और सबसे बड़ा प्रशंसक था। दोनों की तकरार चाय की हर प्याली में स्वाद से ज्यादा चुटीले संवाद घोल देती थी। एक दिन
नूर मियां ने बड़ी शान से घोषणा की, अब से मेरी चाय में शक्कर नहीं दिखाई देगी, लेकिन मीठी उतनी ही होगी। लोग हक्के बक्के। मतलब? एक ग्राहक ने पूछा। नूर मियां मुस्कुराया, मैं अब अदृश्य शक्कर डालता हूं, नजर ना आए मगर स्वाद में रहे। विज्ञान की तरक्की है भाई। मुल्ला वहीं बैठे थे, एक बिस्कुट को चाय में डुबोते हुए। उन्होंने चुपचाप घूंट भरा और फिर होंठों से घूंट की जगह ताना निकाला। नूर मियां, अदृश्य शक्कर की चाय तो पी ली, अब अदृश्य स्वाद की बर्फी भी खिला दो। दुकान में ठहाका फूटा। नूर मियां तिलमिलाया, मुल्ला तुम क्या जानो तकनीक को, यह शक्कर नहीं अवधारणा है, मीठे का अनुभव। मुल्ला बोले, तो फिर भुगतान भी अवधारणात्मक करूं? मतलब? मैं भी अब से अदृश्य पैसे दूंगा, जेब से नहीं निकालूंगा, पर समझना की भावनाओं से चुकता कर रहा हूं। भीड़ फिर हंसी में लोटपोट, लेकिन नूर मियां चुप नहीं बैठा। उसने बोला, अगर तुम सच में समझते हो कि मेरी चाय में मिठास नहीं है, तो क्यों ना हम मुकाबला करें? कैसा मुकाबला? 1 हफ्ते तक मैं अदृश्य शक्कर की चाय बनाऊंगा, और अगर कोई ग्राहक बोले कि चाय फीकी है, तो मैं मान जाऊं कि मैं हारा। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई, और अगर कोई ना बोले, तो फिर तुम मेरी दुकान के सामने 7 दिन तक गधा बनकर खड़े रहोगे और बोलोगे, नूर मियां की चाय दुनिया की सबसे मीठी चाय है, चाहे शक्कर दिखे या न दिखे। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है, लेकिन मैं भी एक शर्त जोड़ता हूं। अगर एक भी ग्राहक यह बोले कि चाय बेस्वाद है, तो तुम मेरे गधे की पीठ पर बैठकर पूरे बाजार में कहोगे, मेरी अदृश्य शक्कर हवा में घुल गई। भीड़ ने तालियां बजाईं। अब मुकाबला तय हो चुका था, मीठे और बातूनी के बीच। पहला दिन मुल्ला ने छुपकर एक ग्राहक को कान में फुसफुसाकर बोला, चाय पीकर बताना कि मीठी है या फीकी। सच सच। ग्राहक ने पीते ही कहा, नूर मियां, लगता है आज चाय में मच्छर की आत्मा भी न घुली हो, शक्कर तो दूर की बात है। नूर मियां घबरा गया, पर तभी उसके चचेरे भाई सलीम ने जोर से टोका, अरे नहीं, ये तो वही मीठा स्वाद है जो मेरी मंगेतर की मुस्कान में है। लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। मुकाबला बराबरी पर आ गया। दूसरे दिन मुल्ला ने चुपके से शक्कर की डलिया अपने कुर्ते के नीचे छुपा ली और नूर मियां की चाय में गुप्त रूप से डाल दी। अब मजा आया। हर कोई कहने लगा, आज तो कमाल की चाय है। नूर मियां फूला न समाया। मुल्ला बोले, आज किस ब्रांड की अदृश्य शक्कर डाली? नूर मियां बोला, दिल से डाली। मुल्ला मुस्कुराए, हृदय की धड़कन अब दानेदार हो गई है शायद। तीसरे दिन नूर मियां चौकन ना रहा। कोई पास ना आए, कोई डलिया न डाले, मगर आज फिर चाय मीठी थी। क्यों? क्योंकि नूर मियां ने सचमुच शक्कर डाल दी थी, थोड़ी सी, पर लोगों को यकीन था कि अब वह अदृश्य हो चुकी है। अब तक यह लड़ाई चाय की नहीं, मनोविज्ञान की हो चुकी थी। मुल्ला सोच में पड़ गए, अगर मैं अब सचमुच फीकी चाय में भी लोगों को शक्कर महसूस न होने दूं, तो मैं जीत जाऊंगा। और तभी उन्होंने चाल चली। चौथे दिन से उन्होंने अपने गधे को दुकान के सामने खड़ा करना शुरू किया, लेकिन उसकी पीठ पर एक तख्ती टांग दी। मेरे मालिक कहते हैं कि चाय मीठी है, मगर मुझे तो घास भी फीकी लगती है। दुकान में बैठे हर ग्राहक हंस हंस कर बेहाल। नूर मियां गुस्से में चाय उबालते रहे, मगर मुल्ला अब हर ग्राहक से अलग अलग तरीके से पूछते, क्या आज चाय में बचपन की मिठास है या अधेड़ उम्र की हकीकत? लोग झेप जाते, सोचते, बोले या ना बोले, और तब तक चाय पीकर चले जाते। 5वें दिन एक बूढ़ा बोला, बेटा, मुझे स्वाद का नहीं पता, पर अब चाय पीने से नींद नहीं आती, शायद कुछ तो फर्क है। नूर मियां बोला, मतलब मीठी है? बूढ़ा बोला, शायद, लेकिन मीठा शब्द अब सिर्फ तर्क है। अब 6ठा दिन था, फैसले का दिन। मुल्ला ने सबके सामने चाय पी और बोला, आज सच में चाय मीठी है, लेकिन उसका कारण मैं कल बताऊंगा। 7वां दिन भीड़ ज्यादा थी। मुल्ला ने सबके सामने एक कटोरी निकाली, जिसमें से पुराने दिनों की असली सफेद चमकदार शक्कर निकली। यह रही असली शक्कर, उन्होंने कहा, और ये रही नूर मियां की अदृश्य शक्कर। फिर उन्होंने कटोरी दुकान के पास रखी और कहा,
अब आप ही तय करें, शक्कर देखनी जरूरी है या बस मान लेना काफी है। लोग बोले, बस मान लेना ही काफी है। नूर मियां ने चाय परोसी और बोला, अब मैं चाय नहीं विश्वास परोसता हूं। तभी एक आदमी हांफता हुआ दौड़ा आया। उसके हाथ में वही तख्ती थी जो मुल्ला के गधे पर टंगी थी। उसने कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा भाग गया और जाते जाते गली के 4 नुक्कड़ों पर अदृश्य शक्कर बेचने वालों की दुकानें खोल गया है। भीड़ स्तब्ध रह गई। मुल्ला बोले, गधा गया नहीं, व्यापार पर निकल गया है। गधे की अदृश्य शक्कर कंपनी और मुल्ला की अगली चाल। मुल्ला की बात सुनकर पूरी भीड़ पहले तो हंसी में लोटपोट हुई, लेकिन फिर हर कोई कौतूहल से सोच में पड़ गया। गधा अगर सच में 4 नुक्कड़ों पर अदृश्य शक्कर बेच रहा है तो या तो यह कोई मजाक है या फिर किसी गहरी चाल की शुरुआत। नूर मियां भी हैरान था। वह जानता था कि मुल्ला की चालें सीधी नहीं होती, लेकिन इस बार मामला उसकी दुकान से बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल गया था। दुकान पर लगी भीड़ धीरे धीरे बिखरी और सब निकल पड़े, यह देखने की आखिर गधा क्या बेच रहा है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी को हल्के से सहलाया, गमछा कंधे पर डाला और मुस्कुराते हुए बोले, अब यह लड़ाई चाय की नहीं, ब्रांड की है। शहर की गलियों में गधे की दुकानें अगली सुबह शहर के 4 अलग अलग कोनों पर एक जैसी चीज दिखी। लकड़ी का एक पुराना गट्ठर जिसके ऊपर एक कपड़ा टंगा था और उस पर लिखा था, गधे की अदृश्य शक्कर जो दिखे नहीं पर स्वाद बनाए रखे। गधे की दुकानें बिना किसी गधे के थीं, लेकिन हर दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो वही बातें दोहरा रहा था जो मुल्ला अक्सर कहा करते थे। शक्कर की सबसे बड़ी पहचान है कि वो दिखे नहीं, सिर्फ असर करे। लोग चौंके। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि हर दुकान पर गधे का मुंशी बैठा था और वो ग्राहकों से पैसे भी ले रहा था। हर एक 5 रुपए में अदृश्य शक्कर की पुड़िया खरीद रहा था, जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ हवा। लेकिन साथ में एक पर्ची मिलती थी जिस पर लिखा था, जो दिखे वो मिठास नहीं, जो असर करे वही स्वाद है। कुछ लोगों को यह गहरी बात लगी, कुछ को यह मजाक। लेकिन सबसे अजीब बात यह हुई कि अगले दिन चाय वालों की दुकान पर जाकर जब लोगों ने वही अदृश्य शक्कर मिलाई तो वे बोले, वाह, चाय में तो कमाल का स्वाद आ गया। अब नूर मियां परेशान हो गया। उसके ग्राहक भी वहां जाने लगे और उससे पूछने लगे, तुम्हारी अदृश्य शक्कर अब उतनी असरदार नहीं रही, लगता है गधे की शक्कर में ज्यादा दम है। मुल्ला का प्रचार अभियान। मुल्ला ने अब एक और चाल चली। उन्होंने शहर के बच्चों को 1-1 रुपये में रखा और उन्हें यह सिखाया, हर चाय की दुकान पर जाकर पूछो, गधे वाली अदृश्य शक्कर है या पुरानी वाली। बच्चे पूरे शहर में फैल गए। अगले 2 दिन में हर चाय वाला समझ गया कि बिना गधे की अदृश्य शक्कर बेचे अब दुकान चलना मुश्किल है। इस बीच मुल्ला ने गधा एंड कंपनी नाम से अदृश्य शक्कर का प्रचार पोस्टर बनवाया, जिनमें लिखा था, हमारे पास नहीं है कोई फैक्ट्री न कोई डिब्बा, पर हमारी मिठास सबसे गाढ़ी है। नूर मियां का जवाबी हमला। अब नूर मियां समझ गया कि वह युद्ध हार रहा है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने रातों रात एक नया बोर्ड बनवाया, हमारी अदृश्य शक्कर में अब मिलेगा असली मिठास का अनुभव, साथ में फ्री दर्शन और प्रमाण पत्र। अब जब कोई ग्राहक अदृश्य शक्कर की चाय मांगता तो नूर मियां एक चम्मच हवा चाय में घुमाता और फिर एक रोल किया हुआ कागज देता जिस पर लिखा होता, आपने आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली अदृश्य शक्कर का अनुभव किया है, कृपया किसी को बताइए मत वरना मिठास उड़ जाएगी। इस अजीब और गरीब गुप्त प्रमाण पत्र ने चाय को फिर से आकर्षक बना दिया। शहर का अंतिम फैसला 2 हफ्तों तक चला। ये अदृश्य शक्कर युद्ध अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। प्रशासन परेशान, चाय वाले भ्रमित, ग्राहक उल्लसित और मुल्ला गधे के व्यापार से फूले नहीं समा रहे थे। नगर प्रमुख ने तय किया कि अब इस झमेले को समाप्त करने के लिए एक सार्वजनिक परीक्षण होना चाहिए। नगर चौक पर एक बड़ा आयोजन हुआ। वहां 2 कप चाय रखे गए, एक नूर मियां की और एक गधे की अदृश्य शक्कर से बनी।
नगर प्रमुख ने आंख बंद करके दोनों कपों से चाय पी। उसने गंभीरता से दोनों का स्वाद लिया और कहा, एक में स्वाद है पर अहंकार भी, दूसरी में स्वाद नहीं पर कल्पना है। लोगों ने पूछा, मतलब कौन बेहतर? नगर प्रमुख बोले, जिसमें स्वाद है उसे पीकर जी जुड़ता है, जिसमें कल्पना है उसे पीकर मन भागता है। इतना कहकर उन्होंने दोनों कप नीचे रख दिए और बोले, हम यह भूल गए हैं कि चाय पीने का मकसद मिठास है, न कि बहस। यह लड़ाई अब एक हास्य बन चुकी है और इस हास्य में जो सबसे ज्यादा आनंद दे वही विजेता है। मुल्ला मुस्कुराए, तो इसका मतलब यह है कि मेरी अदृश्य शक्कर जीत गई? नगर प्रमुख बोले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने सबको हंसाया, सोचने पर मजबूर किया, मगर नूर मियां की जिद ने हमें बताया कि स्वाद केवल शक्कर में नहीं, भावना में भी होता है। मुल्ला ने गधे को देखा। वो अब भी एक कोने में आराम से बैठा था, जैसे सारी दुनिया की मिठास चाट चुका हो। मुल्ला ने कहा, अब गधे को रिटायर कर देना चाहिए। नूर मियां बोले, और चाय को फिर से मीठा बना देना चाहिए, लेकिन असली शक्कर से। अंततः गधे की अदृश्य शक्कर की दुकानें बंद हो गईं, लेकिन शहर की दीवारों पर आज भी लिखा रहता है, जो दिखे नहीं वही सबसे ज्यादा बिकता है, अगर मुल्ला उसे बेच रहे हों। कल्पना और हास्य के साथ अगर बुद्धिमानी जुड़ जाए तो सबसे साधारण वस्तु भी असाधारण लगने लगती है। मगर हर कल्पना को हद में रखना भी जरूरी है, वरना गधा भी व्यापारी बन सकता है। अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और खोया हुआ ऊंट जो कभी था ही नहीं। शहर में अफवाह फैली थी कि मुल्ला नसरुद्दीन को एक ऊंट मिला है जो किसी का खो गया था, लेकिन मजे की बात यह थी कि उस ऊंट को किसी ने देखा नहीं था, न बाजार में, न गली में, न ही मुल्ला के दरवाजे पर। फिर भी हर जगह चर्चा थी, मुल्ला को ऊंट मिला है और वो बहुत खास है। एक दिन शहर का चौकीदार दौड़ता हुआ आया और बोला, मुल्ला साहब, सुना है आपको एक ऊंट मिला है, क्या वो 3 टांगों वाला है? मुल्ला मुस्कुराए, बिल्कुल, और एक आंख से काना भी है, लेकिन वो अपने मालिक को बहुत याद करता है। चौकीदार ने आंखें फाड़ लीं। आपने देखा कैसे? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, देखा नहीं, सोचा। सोचा? हां, मुल्ला बोले, कल सुबह मैं खेतों के रास्ते चल रहा था। रास्ते में मैंने 3 पैरों के निशान देखे। एक पैर खिंचा जा रहा था, इसका मतलब ऊंट लंगड़ा था। फिर मैंने घास देखी, दाईं तरफ की घास खाई गई थी, बाईं अनटच्ड थी, इसका मतलब ऊंट एक आंख से काना था। और जो रास्ता वो जा रहा था उसमें गड्ढे में भी उसका पांव नहीं फंसा, इसका मतलब वो ऊंट बहुत अनुभवी था। तो आप उसे देखे बिना कैसे कह सकते हैं कि वो आपको मिला है? चौकीदार चकरा गया। क्योंकि, मुल्ला बोले, हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि क्या ऊंट मिला है, और जब कोई बात 100 लोगों तक पहुंच जाए तो वो झूठ भी सच बन जाती है। लेकिन ऊंट है कहां? मुझे क्या पता, तुम ही तो कह रहे थे वो खो गया है। अब पूरा शहर पागल हो गया। कोई कह रहा था मुल्ला ऊंट छुपा रहा है, कोई कहता वो ऊंट कभी था ही नहीं। मगर एक दिन शहर का व्यापारी दौड़ता हुआ आया, मुल्ला, मेरा ऊंट खो गया है, 3 टांगों वाला, एक आंख से काना। मुल्ला ने चाय का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम ही हो वो आदमी जिसकी सोच मेरी सोच से मिलती है? क्या मतलब? व्यापारी चौंका। मतलब ये कि मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा नहीं, लेकिन फिर भी पहचान लिया। अब व्यापारी हैरान, परेशान और कुछ डरा भी। तो ऊंट कहां है? उसने पूछा। मुल्ला ने कहा, तुम बताओ कहां है, क्योंकि मेरे पास तो कभी था ही नहीं। तो तुमने झूठ बोला? नहीं, मैं तो सिर्फ वो सोच रहा था जो तुम सोच रहे थे। इसी बीच कुछ बच्चे पास आकर बोले, मुल्ला चाचा, वो 3 टांगों वाला ऊंट अब बाजार में घूम रहा है। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। ओह, अब ऊंट ने खुद को असली बना लिया। भीड़ उधर दौड़ी और देखा, वहां एक सामान्य 4 टांगों वाला ऊंट खड़ा था, लेकिन उसके एक पैर पर कपड़ा बंधा था
और एक आंख पर काजल लीक हो गया था। बच्चे हंसते हुए बोले, हमने बना दिया 3 टांगों वाला ऊंट ताकि आपकी कहानी सच हो जाए। अब व्यापारी बोला, तो मेरा ऊंट यही है? मुल्ला ने सिर हिलाया। अगर तुम्हारा दिमाग यही मान ले तो यही है, लेकिन अगर तुम दिमाग से ज्यादा दिल से सोचो तो तुम जानोगे कि तुम्हारा ऊंट कभी खोया ही नहीं था, वो बस तुम्हारी नजर से ओझल था। जब मुल्ला ने उस ऊंट से सवाल पूछे जो जवाब नहीं दे सकता था, बच्चों की शरारत से बनी कहानी अब शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर यही चर्चा थी। मुल्ला का ऊंट, जो कभी था ही नहीं, अब सच में बाजार में घूम रहा है। लोग उस ऊंट को देख देख कर कयास लगा रहे थे। देखो देखो, यही है वो काना ऊंट। नहीं नहीं, ये तो 4 टांगों वाला है। अरे नहीं, एक पैर पर पट्टी है, वही तो निशान है उसकी लंगड़ाहट का। इस तमाशे को देखकर मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी की और गधे पर बैठकर बाजार की ओर रवाना हो गए। उन्हें देखकर भीड़ खुद ब खुद हटती चली गई। मुल्ला ने ऊंट के सामने जाकर गंभीरता से सिर हिलाया। तो जनाब, मुल्ला बोले, आप ही हैं वो महान ऊंट जिनकी चर्चा मेरे ख्यालों से शुरू हुई और अब हकीकत बन गई है। ऊंट मुंह फेर कर बैठ गया, जैसे उसे भी अब समझ आ गया हो कि उसे खामख्वाह दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बना दिया गया है। भीड़ ठहाके लगाने लगी। तभी व्यापारी दौड़ता हुआ आया, जो पहले दिन से इस ऊंट का मालिक होने का दावा कर रहा था। मुल्ला साहब, इस ऊंट से कुछ सवाल पूछिए। अगर ये मेरे सवालों का जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा ये मेरा ऊंट है। मुल्ला मुस्कुराए। ऊंटों से सवाल पूछना तो मेरी आदत रही है, लेकिन जवाब उनकी चुप्पी में ही छिपे होते हैं। तब भी पूछिए, मैं ही पहचान सकता हूं इसे। मुल्ला ऊंट की आंखों में झांकते हुए बोले। पहला सवाल, क्या तुम वही ऊंट हो जो लाहौर से चला था और दिल्ली में कहीं खो गया? ऊंट चुप रहा। दूसरा सवाल, तुम्हारा पसंदीदा चारा क्या है, मूंगफली या पान? ऊंट ने धीरे से मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। तीसरा सवाल, क्या तुमने कभी किसी आदमी से बात की है? ऊंट ने गर्दन झुका ली। अब व्यापारी बोला, देखा, ये मेरा ऊंट है। ये जब भी झूठ सुनता है गर्दन झुका लेता है। मुल्ला ने ताली बजाई। वाह, आपने तो ऊंट के मन की भाषा पढ़ ली। अब तो बस इसका स्कूल खोल देना चाहिए, ऊंटों की भावनाओं की क्लासेस। भीड़ एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठी, लेकिन तभी एक बुढ़िया आई, जिसने अपनी लाठी के सहारे ऊंट की पीठ थपथपाई और बोली, ये मेरा ऊंट है। इसकी पीठ पर जो हल्का सा निशान है वो मैंने खुद बचपन में बनाया था। मुल्ला ने चौंक कर पूछा, बचपन में? बुढ़िया बोली, हां, ये ऊंट तब छोटा था जब मैं जवान थी। भीड़ स्तब्ध हो गई। अब व्यापारी बोला, अम्मा, अगर ये तुम्हारा ऊंट है तो तुम इसे क्या कहकर बुलाती थीं? बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, मैं इसे बुलाती थी गोलगप्पा कहकर। इतना सुनते ही ऊंट अचानक उठ खड़ा हुआ और बुढ़िया की ओर लपका। उसकी लाठी सूंघने लगा। भीड़ हक्की बक्की रह गई। अब तो व्यापारी भी शर्म से चुप हो गया। बोला, लगता है ये वाकई अम्मा का ही ऊंट है। मुल्ला मुस्कुराए। दिमाग से देखो तो हर ऊंट तुम्हारा लग सकता है, लेकिन दिल से देखो तो जो सचमुच तुम्हारा है वो खुद ही तुम्हारे पास चला आएगा। बुढ़िया ने मुल्ला को धन्यवाद दिया और ऊंट को लेकर चली गई। शाम ढल रही थी। मुल्ला अपने गधे पर बैठकर वापस लौट रहे थे। तभी एक छोटा लड़का पास आया और बोला, मुल्ला चाचा, एक बात पूछनी है। पूछो, मुल्ला बोले। अगर वो ऊंट अम्मा का था तो आपने इतनी कहानी क्यों बनाई थी? मुल्ला हंसे। बेटा, जब हकीकत बोझ बन जाए तो कल्पना एक चाय की तरह राहत देती है, और अगर उस कल्पना में हंसी हो तो वो पूरे शहर को हल्का कर देती है। लड़का मुस्कुरा कर चला गया। मुल्ला ने आसमान की ओर देखा और बोले, अब अगर ऊंट चला गया